Students, hope you all fine. So today we are resuming our class after a long time. हम लोग छुट्टियों पे गए थे, तो छुट्टियों से पहले हमने एक टॉपिक ऑलमोस्ट कंक्लूड किया था, डबल एंट्री एरर्स। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसकी असाइनमेंट आपको शेयर की जाएगी जो आपने सबमिट करवानी है, और उसके फिर मार्क्स भी हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ इसलिए हम रिव्यू कर रहे हैं कि एक काफ़ी सारे दिनों का गैप आ गया। तो अगर किसी की क्लास मिस है या अगर कुछ भूल गया है तो वो हम एक दफ़ा फ्रेश कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, और जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट विल बी एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये हमारा थर्ड टॉपिक है जो कंक्लूड होने जा रहा है। फर्स्ट वाज कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, second was day books, ledgers and control accounts, and now double entry errors. ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, this area is very favorable for क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर की मर्जी है कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 में भी टेस्ट कर ले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो बाई पार्ट ही टेस्ट करेगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन 30 मार्क्स का इन टॉपिक्स में से नहीं बनता, साथ कुछ ना कुछ और टॉपिक्स भी पूछे जा रहे होते हैं मिक्स करके। तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना वो ज़रूरी है। तो डबल एंट्री एरर्स में हमने सीखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, वन इज अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एरर्स, ऑलमोस्ट 7 एरर्स फॉर बोथ टाइप्स। तो इसकी फिर हमने सीखा था कि कोई भी एरर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी बेस पे हम उस एरर को नाम देते हैं कि जी वो किस कैटेगरी किस टाइप में फॉल कर रहा है। जैसा कि एरर ऑफ कमीशन था, एरर ऑफ कमीशन क्या था कि जब एक ही टाइप के दो लेजर अकाउंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं। जैसे हम किसी एक कस्टमर को सेल्स करें लेकिन वो रिकॉर्डिंग किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में हो जाए, तो ये एरर ऑफ कमीशन होगा। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि नेचर चेंज हो जाती है। जैसे हमने कोई नॉन करंट एसेट बाय किया लेकिन उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दें, तो उसको फिर हम जब रेक्टिफाई करते हैं तो उसके लिए भी एक डबल एंट्री ही कर रहे होते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन बोथ आर सेम, दोनों में वैल्यू जो है वो अप या डाउन हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेते हैं, अगर तो वैल्यू डाउन हो रही है तो वही एंट्री डिफरेंस के साथ दोबारा रिकॉर्ड कर देते हैं, और अगर बाय मिस्टेक वैल्यू ओवरस्टेट कर जाए तो फिर हम जो भी उसकी बेसिक एंट्री हो उसका रिवर्स कर देते हैं डिफरेंस के साथ। देन इट वाज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कि जब लेजर अकाउंट्स बिल्कुल अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएं तो जब इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो डबल अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। फिर था जी एरर ऑफ कंपनसेशन या कंपनसेटिंग एरर्स, कि कोई से दो एरर्स इस तरह से हो जाएं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे मशीनरी अकाउंट है जो 200 से ओवरसेटेड है, दैट इज ऑन डेबिट साइड, और सेल्स अकाउंट ओवरसेटेड है 200 से, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। ये जो भी होता है ये बाई चांस होता है। और अगर हम एरर की बात करें तो एरर की डेफिनेशन ये है कि जो बाई चांस हो, जो इंटेंशनली मिस्टेक की जाती है उसको एरर नहीं कहा जाता, उसको फ्रॉड कहा जाता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाए। तो मशीनरी अकाउंट अगर ओवरस्टेटेड है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स अकाउंट अगर ओवरस्टेटेड है तो उसको डेबिट कर देंगे फॉर करेक्शन पर्पस। तो याद रखें ये जो एरर्स की रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्रीज हम कर रहे हैं, दीज आर नॉट रूटीन एंट्रीज, ये स्पेशलाइज्ड नेचर एंट्रीज हैं जो कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम कर रहे होते हैं, ये रूटीन में ये नहीं होती। तो उसके बाद है जी सच एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, मीन्स कि ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा,
वो है जी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन या वन साइड एंट्री, कि एक साइड एंट्री की रिकॉर्ड हुई है लेकिन एक साइड बाई चांस मिसिंग है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। इसको फिर हम क्या करेंगे कि जैसे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स को क्रेडिट करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो जब हम इसकी करेक्शन करेंगे तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। पहले हमने उस लेजर अकाउंट को रिकॉर्ड करना जहाँ पे मिस्टेक है। तो जो सेकंड एस्पेक्ट है, ये सेकंड इफेक्ट है, वो फिर हम ले जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। ये सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन के लिए हम बनाते हैं, और जो ही हम एंट्रीज रेक्टिफाई कर लें तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाता है हमारे रिकॉर्ड्स में से। इसके बाद है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड ट्रांसपोजिशन। तो ये दोबारा यहाँ पे कैसे आ गया कि यहाँ पे जो वैल्यू अप डाउन होगी वो किसी एक साइड पे हो रही होगी, दोनों साइड पे नहीं हो रही होगी। जब दोनों साइड पे वैल्यू अप या डाउन हो जाए तो वो तो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होता है। जैसा कि वेजेस हैं 6700 की, लेकिन बाई मिस्टेक वेजेस को जो डेबिट किया गया वो ज़्यादा अमाउंट से कर दिया गया, डिजिट्स मिसप्लेस हो गए। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तो वेजेस को डिफरेंस के साथ क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। इस तरह से है कॉस्टिंग एरर। कॉस्टिंग एरर होता है कि जब हम टोटल कर रहे थे हमसे मिस्टेक हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है कि सेल्स अकाउंट को टोटल करते हुए वैल्यू वाज ओवर टोटल बाय 350। तो अगर सेल्स ओवर टोटल है तो इट मीन्स कि क्रेडिट साइड इज ओवर। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस इज रिटन रॉन्गली, लाइक कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वी नो वेल कि इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। हमने क्रेडिट साइड पे ही लिखा लेकिन 1 लाख की बजाय एक जीरो इसका कम लगा दिया। अब इस एरर की वजह से क्रेडिट साइड इज डाउन बाय 90,000। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी कि कैपिटल को आप मजीद 90,000 से क्रेडिट कर दें और डेबिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। देन बैलेंस ईडी लिखते हुए हमसे मिस्टेक हो जाए, जैसा कि बैलेंस ईडीज आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस वी नो वेल। तो ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस ईडी था उसको हमने डेबिट साइड पे लिखना होता है क्योंकि ड्राइंग्स आर ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, इसकी डेबिट साइड हैवी होती है। तो वो हमने बाई मिस्टेक उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब जब इसको ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 11,000 से डबल अमाउंट से क्योंकि अपोजिट साइड पे लिख दिया था, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो था कि जी एंट्रीज कैसे हैं डबल एंट्री की फॉर रेक्टिफिकेशन। असल ये आगे है कि इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट एंड अदर टर्म्स, कि जब एरर्स होते हैं डबल एंट्री में तो बहुत सारी टर्म्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे assets liabilities can be overstated understated। तो प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। तो हमने क्या करना होता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करते हुए देखना होता है कि उस एरर का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है, उसको ठीक करना होता है। और प्रॉफिट को ठीक करने के साथ साथ जो डिफरेंट अदर टर्म्स हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डिफरेंट टर्म्स, उनको अपडेट करना होता है। और हमें एग्जामिनर कह सकता है कि जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दोबारा बनाएं। तो उसका एक हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमने इसको ठीक करना है। ये
तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जी पहले तो आप करेक्टेड प्रॉफिट निकालें और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी अपडेट करें, मतलब दोबारा बनाएं। तो प्रॉफिट की करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो प्रॉफिट हमें गिवन है उसको लेंगे और वो हमें नजर आ रहा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में विद कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो रहा है 250,000। तो अगर रिकॉर्ड्स में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो करना है। तो कैसे, नंबर 1 को पढ़ते हैं। A purchase credit note received for 12,000 had been completely omitted from the books। तो याद रखें ये जो क्रेडिट नोट हमें रिसीव हो रहा होता है, दीज आर परचेज रिटर्न्स बेसिकली। मैंने परचेज रिटर्न्स की, साथ डेबिट नोट भेजा, तो जो हमारा सप्लायर होता है उसके लिए तो ये सेल्स रिटर्न्स है, तो वो हमें जो डॉक्यूमेंट भेजेगा दैट इज क्रेडिट नोट, वो भेजेगा क्रेडिट नोट, मैंने उसको डेबिट नोट भेजा था। तो ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्डिंग को बड़े ध्यान से समझना है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हमें याद रहनी चाहिए जो इससे पहले हमने सीखी हुई है विद डे बुक्स, लेजर्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स के साथ। तो परचेज रिटर्न्स थी 12,000 की जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की अपनी बुक्स में। तो आप सोचेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेज रिटर्न्स आर मिसिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेज रिटर्न्स में लेस होना होता है, तो वो वैल्यू जिसने लेस होना था वो मिसिंग है। ड्यू टू दिस मिसिंग, ड्यू टू दिस एरर, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल विल बी ओवरस्टेटेड। व्हेन कॉस्ट ऑफ सेल इज ओवरस्टेटेड तो प्रॉफिट जो वो अंडरस्टेट करेगा। तो अगर प्रॉफिट अंडरस्टेट करेगा तो जो 250,000 का प्रॉफिट है उसमें सीधा सीधा 12,000 ऐड करेंगे। दोबारा से समझ लें कि ऐड क्यों करेंगे। परचेज रिटर्न हुई हैं लेकिन वो मिसिंग है, हमने उसको डील नहीं किया। तो जब परचेज रिटर्न्स मिस हो गई ड्यू टू दिस एरर, हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो ओवरस्टेट हो जाएंगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला लिख के देखें कि जिस वैल्यू ने लेस होना था, 12,000 ने लेस होना था उस फार्मूला में, अगर वो मिसिंग है मतलब 12,000 वहां पे हमने लेस नहीं किया, तो जो फाइनल आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल का दैट विल बी ओवरस्टेटेड। अगर कॉस्ट ऑफ सेल ओवरस्टेटेड होगा तो प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। व्हेन प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड तो करेक्शन पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की अमाउंट में डायरेक्ट 12,000 ऐड करवा देंगे। 2500 की सेल हो सकती है लेकिन डिलीवरी कॉस्ट लगेगी 250 की। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस इन्वेंट्री को सेल करने के लिए हम इसको सेल कर सकेंगे कितने की, 2250 की। 2250 की ये इन्वेंट्री सेल होगी। तो ये जो 2250 की इन्वेंट्री सेल होनी है दिस इज बेसिकली इट्स NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि जी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट है 6,000 और NRV है 2250, 2250। तो हमने इसको कॉस्ट पे लिखा हुआ है, इट मीन्स के 3750 से हमने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया हुआ है। कैसे, हम क्या करेंगे, 6,000 विच इज कॉस्ट, 2250 विच इज NRV, दोनों का डिफरेंस ले लें तो 3750, 3750 से हमने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया हुआ है। अगर इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाए तो आप सोचेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में जो क्लोजिंग स्टॉक लेस होना होता है, अगर वो ओवरस्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ सेल विल बी डाउन। कॉस्ट ऑफ सेल जब डाउन हो जाती है तो प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड। तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है कितनी अमाउंट से, 3750 से। तो अगर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है तो उसमें से हम लेस करवा देंगे 3750 एंड द रीजन इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम डिटेल में से लिख देंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन और 3750 की अमाउंट लेस करवा देंगे फ्रॉम द प्रॉफिट। नंबर 3 पे आ जाएं।
लोन हमने लिया था 1 दिसंबर को और फाइल पे है। अच्छा, तो इंटरेस्ट लोन 2 मंथ्स का है, वो हम लेस करवा देंगे फ्रॉम द प्रॉफिट क्योंकि वो अभी लेस नहीं हुआ था। नंबर 4 में क्या है जी, 2000 की व्हीकल रिपेयर्स है जो कि बाय मिस्टेक हमने मोटर व्हीकल में डेबिट करवा दी। तो इसमें क्या मिस्टेक है कि व्हीकल रिपेयर्स एक एक्सपेंस है जो कि हमने नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करवा दिया। तो जब हमने व्हीकल रिपेयरमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका क्या मतलब है, एक्सपेंस हमने डाउन करवा दिया। जब हम एक्सपेंस को अंडरस्टेट करते हैं तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता है। तो 2000 से हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। अगर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है तो प्रॉफिट में से हम 2000 लेस करवा देंगे फॉर करेक्शन पर्पस। इसके बाद इसी नंबर 4 में एक और एरर क्या है कि जब हमने लेस नहीं हुआ था प्रॉफिट में से एज एन एक्सपेंस, वो हम लेस करवाएंगे। अब हम देखेंगे 2000 की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगी 25%, दैट इज 500। तो जब डेप्रिसिएशन को हमने ओवरस्टेट किया तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया, तो उस प्रॉफिट में हम 500 ऐड करवा देंगे। क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि 500 का की जो डेप्रिसिएशन है वो हमने लेस करवा दी हुई है प्रॉफिट में से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉफिट को ठीक करवाना। नंबर 5 में हमें बताया गया कि एक अदद मोटर व्हीकल है वही है। तो हुआ क्या कि वो गाड़ी की इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि जी हम इसके लिए 13,000 आपको दे देंगे, लेकिन अभी दिया नहीं है, दे हैव एग्रीड टू पे। और मजीद वो गाड़ी सेल हो जाएगी, उसका स्क्रैप जो है वो सेल हो जाएगा $1200 का। तो इस तरह से गाड़ी के एक्सीडेंट के बावजूद 14,200 की रिकवरी हो जाएगी बिजनेस को। तो अगर 16,000 की गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और 14,200 की रिकवरी पॉसिबल है, तो इट मीन्स कि जो लॉस हुआ है एक्सीडेंट से वो सिर्फ $1,800 का हुआ है। तो जो लॉस है दैट इज एन एक्सपेंस और इसको प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए। तो प्रॉफिट में से जो हम वैल्यू लेस करेंगे लॉस बाय द एक्सीडेंट ऑफ मोटर व्हीकल, वो है जी 1800। तो 1800 का एक लॉस एक्सपेंस हम लेस करवा देंगे फ्रॉम द प्रॉफिट। बाकी वैल्यूज को कैसे देखना है वो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद नंबर 6 है, एक कस्टमर है जो कि बैंकरप्ट हो गया है, उसको हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड करवाना है 8,000 का और इसने प्रॉफिट में से लेस हो जाना है। सो इन दिस वे वी विल गेट द करेक्टेड प्रॉफिट। एक दफा जरा इसकी मार्किंग स्कीम देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, आपने देखा कि 250,000 में 12,000 ऐड हो रहा है और बाकी सारी वैल्यूज लेस हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो आ जाता है 244,950। 244,950 ये है जी अपडेटेड प्रॉफिट या करेक्टेड प्रॉफिट। बी पार्ट में हमें कहा जाता है कि
करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं तो देखते हैं, दोबारा से नंबर 1 पे आ जाएं। नंबर 1 जब कहा जाता है कि परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसको फिर से सोचें, परचेज रिटर्न की डबल एंट्री सोचें। होना क्या चाहिए था कि पेएबल को डेबिट करें, मतलब क्रेडिटर्स को डेबिट करें और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करें। तो अगर मैंने क्रेडिटर को डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी को जो रिड्यूस करवाना था वो नहीं किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है उसमें से 12,000 हम लेस करवा देंगे फॉर करेक्शन पर्पस। नंबर 2 पे आ जाएं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है करंट एसेट्स में उसमें से हम लेस करवा देंगे 3750। नंबर 3 पे आ जाएं, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहा हुआ है, इट हैज नॉट बीन पेड। व्हेन इट हैज नॉट बीन पेड तो होना क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। तो वो पेएबल को क्रेडिट नहीं किया हुआ, इट मींस कि लायबिलिटी जो अदर पेएबल है या इंटरेस्ट पेएबल है 2000 का, उसमें हम इंक्रीज करवा देंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को दोबारा बनाएंगे। नंबर 4 पे आ जाएं, इसमें क्या होना है कि मोटर व्हीकल्स जो ओवरस्टेटेड थी 2000 से, मोटर व्हीकल्स में से हम 2000 लेस करवा देंगे और मोटर व्हीकल्स में जो 500 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लेस होगी हुई है उसको हम ऐड बैक करवा देंगे। तो पहले हमने ए पार्ट में जो सोचा वो सोचा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सोच रहे हैं कि इन 6 पॉइंट्स का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एटसेट्रा, उन पे क्या इंपैक्ट आया था और उसको हम ठीक करवा रहे हैं बारी बारी। जैसा कि नंबर 5 में आ जाए, नंबर 5 में क्या होना जी, सबसे पहले तो हम मोटर व्हीकल को रिड्यूस करवा देंगे 16,000 से। मोटर व्हीकल की जो भी हमें नेटबुक वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसमें से 16,000 की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो 16,000 तो करवा देना, लेस करवा दें सीधा सीधा। बाकी आप देखें कि जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलने की उम्मीद है और $1,200 हमें स्क्रैप से मिल जाएगा, तो 14,200 का एक अदर रिसीवेबल आप रिकॉर्ड करवा दें इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल आ जाएगा 14,200, नॉन करंट एसेट्स में 16,000 की मोटर व्हीकल लेस हो जाएंगी और 1,800 का जो लॉस है वो हम ऑलरेडी ए पार्ट में मैनेज कर चुके हैं, प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिया हुआ है। तो उस 1,800 को अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दोबारा हम नहीं करने बैठ जाएंगे, वो हम कर चुके हैं। नंबर 6 में आ जाएं। नंबर 6 में जब कहा गया कि जी बैड डेट हुआ है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारे रिसीवेबल्स हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसमें से 8,000 अभी लेस करना बाकी है। कि बैड डेट्स एक्सपेंस तो ए पार्ट में मैनेज हो चुका, प्रॉफिट में से लेस हो चुका, लेकिन जो रिसीवेबल्स या डेटर्स को लेस करना था 8,000 से, वो अभी बाकी है। तो बी पार्ट में जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो हम डेटर्स में से उसको लेस करवा देंगे। सो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड यू विल सी के अगेन इट विल बी इक्वल, जैसा कि बिल्डिंग और इक्विपमेंट को हम एज इट इज लिखेंगे, मोटर व्हीकल्स को हम ठीक करवाएंगे, जो भी उसकी वैल्यू गिवन थी उसमें से 2,000 हमने लेस करवा दिया, 500 ऐड करवा दिया और 16,000 की गाड़ी जो एक्सीडेंट हो गया था वो लेस हो गई। इन्वेंट्री जो 55,000 की थी उसमें से सीधा सीधा 3750 भी आप लेस करवा देंगे तो यही आएगा 51,250। रिसीवेबल्स में से 8,000 लेस हो गया। उसके बाद अदर रिसीवेबल्स आप देखें तो 4,000 के ऑलरेडी थे, उसमें से 14,200 के ऐड हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज इट इज एंड 2,000। कैपिटल वही है 9,000, लेकिन अब जो उसमें प्रॉफिट ऐड हो रहा है वो करेक्टेड प्रॉफिट ऐड हो रहा है। ए पार्ट से हमने लिया, जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो ऐड हो रहा है, ड्राइंग्स लेस हो रही हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज वही है एज इट इज। ट्रेड पेएबल्स 52,000 के थे, 52,000 के, उसमें से जो परचेज रिटर्न्स मिसिंग थी वो हम 12,000 की जो है वो अमाउंट लेस करवा देंगे क्योंकि क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए थे। तो अदर पेएबल्स में 2,000 ऐड हो गया जो कि इंटरेस्ट पेएबल है। इन दिस वे हम देखते हैं कि दोबारा से टोटल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस liabilities, statement of financial position is again equal. In this way we can attempt all the questions. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी यही काम हमने करना है, पहले प्रॉफिट को ठीक करवाना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा बनानी है। नंबर 4 जो है ये पहले तीनों से डिफरेंट है, यहाँ पे हमने पहले वो एंट्रीज करनी है और बाद में
प्रॉफिट एरर्स का इम्पैक्ट बताना है। नंबर 4 में ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें हम करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने प्रॉफिट को ठीक करवाना है और बी पार्ट में सिर्फ कैपिटल को अपडेट करने के लिए कहा गया। पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमसे नहीं पूछी हुई, लेकिन प्रॉफिट की करेक्शन तो वैसे ही होनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी अभी की। तो ये 4 क्वेश्चंस की वर्कशीट आपको भेजी जाएगी जो गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म आपको शेयर किया गया होगा। उसके ऊपर आपने इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उधर ही सबमिट करते जाना है। आई विल चेक एंड अपडेट टू यू। वो आप दोबारा चेक कर सकेंगे कि हाँ जी क्या उस पर कॉमेंट्स आए हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको एज एन असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास के बाद इंशाल्लाह फॉरवर्ड होगा। उस क्वेश्चन के मार्क्स लगने हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। सो एक तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। 10 असाइनमेंट का क्वेश्चन, ये जब 4 क्वेश्चन की वर्कशीट आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगी तो साथ मार्किंग स्कीम भी अपलोडेड की जाएगी ताकि आप अपना सोल्यूशन जो है वो कंसल्ट कर सकें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज।